हैं, गुण तो गाएंगे, क्यों नहीं गाएंगे? गाना पड़ेगा। आप ये सोचो, बेरोजगारी से अगर आपका पिंड छूट रहा है तो क्यों नहीं गाओगे? हाँ, वो आप नहीं बोलोगे। वो तो होता ही है, लेकिन गुण तो गाने ही पड़ेंगे आपको। गुण ही नहीं गाओगे तो शाम को फल के कैसे खाओगे? ये बताओ आप मेरे को, है? कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? सब ऑन ड्यूटी है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे फर्जी बातें कहने की बातें हैं। देखो, पॉलिटिकल एक सिस्टम जो है ना, वो इतना घटिया है। आप उसको जितना करीब से देखोगे ना, उतना आपको नफरत होती जाएगी। जो पॉलिटिशियन ऑनेस्ट है, वो दूसरी बार चुनाव जीतता भी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं। पॉलिटिशियन को करप्ट होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक करप्ट हो चुकी है। आज आपको अगर कोई काम करवाना है तो आप नहीं चाहोगे कि आप लाइन में लगो। आपको क्या होगा? अरे यार, मेरा काम फटाफट हो जाए, चाहे चार पैसे लग जाए। तो करप्शन आपने इंप्रूव कर रखा है। मजा लगी कोई पैसा ले ले, अपन देना बंद कर दो। कैसे ले लेगा कोई? जेब में हाथ देके तो लेने जरा, लेकिन अपन खुद देते हैं अपने काम के लिए, इसलिए वो होता है। चलो, अगला कौन सा है अपने? ग्राम सेवक। ये जो ग्राम सेवक हैं, जिन्हें आजकल हम कहते हैं ग्राम सचिव या वीडियो। जीवन सिंह। कोई भी नेता ऑफिसर को कुछ नहीं समझता, ये गलतफहमी है। आजकल ऑफिसर नेता को कुछ नहीं समझ रहे हैं। उल्टा चल रहा है अभी राजस्थान में। अभी राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी की सरकार है, पॉलिटिशियन की नहीं है। देखो, ग्राम सेवक, इसको हम कहते हैं कि ये प्रशासन का प्रशासन का सबसे सबसे छोटा पद है। प्रशासन का सबसे छोटा पद है ग्राम सेवक की। अगर हम बात करें तो ग्राम सेवक जो है, यह है पंचायत का सचिव होता है। पंचायत का क्या होता है? सचिव होता है। हैं? एक ही बात है, सचिव सेक्रेटरी एक ही बात है। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है वो, वीडीओ। वही पद विलेज सेक्रेटरी है, वही पद ग्राम सेवक है। अलग अलग बोल देते हैं कि थोड़ा सा वजन पड़ता है कि यहाँ पे छोरा क्या कर रहा है, तो ग्राम सेवक बोलेंगे, थोड़ा मटपटा सा लगेगा, क्या ग्राम सेवक में फील नहीं आ रहा। फिर नाम आया ग्राम सचिव, तो सचिव में थोड़ा सा दम पड़ा। फिर पब्लिक आजकल मॉडर्न हो गई, हर कोई आदमी अंग्रेजी के छांटे दे रहा है, तो उन्होंने भी कहा यार, बोले मजा नहीं आ रहा, किसी को बताया कि छोरा क्या करता, तो अब क्या वीडियो साहब है। अब ये साहब हो गए। ठीक है, तो सगाई क्या फटाफट हो जाती है, वीडियो साहब है, वजन पड़ रहा है, अंग्रेजी में रहा है। हाँ हाँ, सेक्रेटरी, ये वही हो गया विलेज सेक्रेटरी, ग्राम सचिव, नोट लगा के। है, बीडीओ होता है वो बीडीओ होता है। वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, वो अलग चीज है, वो खंड के ऊपर होता है, ये तो गांव के ऊपर है। हाँ, ये अलग है। हाँ, अब इसकी जो नियुक्ति की जाती है, देखो, चूंकि ये क्या है, ये पंचायत का क्या होता है? सचिव होता है। अब पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है, वो कब दिया गया है? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 72वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अब केंद्र में तो लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम जो वर्तमान है, ये लागू किया गया था 23 अप्रैल 1994 को। इसलिए राजस्थान में पंचायत राज अधिनियम 1994 जो उसके क्रियान्वयन का संचालन करता है, उसके तहत इस पद प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो ग्राम सेवक की नियुक्ति नियुक्ति राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के द्वारा किया गया है या की जाती है की जाती है। स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे हम पंचायती राज व्यवस्था क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन भले ही राजस्थान से हुआ है, लेकिन इसको सबसे पहले लागू करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। फिर उसके बाद में जो वर्तमान प्रावधान है आपका पंचायतों से संबंधित, इसको लागू करने वाला पहला जो राज्य है वो कर्नाटक है। तो जो आपका ग्राम सेवक है, इसकी नियुक्ति राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के जो प्रावधान है, उसके तहत इसकी नियुक्ति जो है वो की जाती है। फिर इसके कार्य, ग्राम सेवक भाई साहब जो हैं, इनके काम क्या क्या हैं? एक तो ये पंचायत की जो निधि होती है उसका संरक्षक होता है। पंचायत निधि का संरक्षक होता है। पंचायत का जो फंड है
उसका गार्जियन कौन है? ग्राम सेवक। तो ये पंचायत निधि का क्या होता है? संरक्षक होता है। दूसरा, पंचायत के अभिलेखों का संरक्षण करता है। क्या संरक्षण करता है? एक सीरीज आई थी पंचायत, देखी भी है? उसमें पूरा वही तो है, सचिव साहब हैं, बस पूरा खेल ही वो का वही है, वही चलता है। ग्राम सेवक के पास में क्या क्या पावर्स हैं वो देख लो आप, बस। इसलिए अब देखो, मनोरंजन के लिए देखते हैं, लेकिन उसमें बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके काम की हो जाती है। अब वो सचिव को देखो तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि उस पंचायत सीरीज के अंदर सचिव के क्या क्या काम है। तो पंचायत क्षेत्र के अंदर जो जो चीजें हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारे के सारे वो मैनेज करता है। फिर जो भी फंड अगर आ रहा है उस फंड को रिलीज करना, और किसी प्रकार का अगर कोई टैक्स स्वीकार करना है पंचायत को तो वो कलेक्ट करना, ये दोनों काम इसके हैं। फिर पंचायत की जो बैठकें होगी, पंचायत की बैठक में उपस्थित होगा। अब पंचायत की बैठक में उपस्थित होकर करेगा क्या? तो बताएगा कि भाई पंचायत के लिए योजना कौन सी आ रही है। तो अगर आपको अपने पंचायत क्षेत्र से संबंधित जानकारी लेनी है तो आप जाओ सीधा ग्राम सचिव के पास में, और उसको जाके बोलो, बोलो भाई साहब क्या चल रहा है आजकल पंचायत के लिए, कौन सी नई योजना आई हुई है, तो बताएगा आपको बाकायदा, ये योजना आई हुई है, ये इसमें पात्रता है, ये इसमें लाभार्थी होंगे, इनको ये लाभ मिलेगा। फिर अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन है तो उसकी पूर्ति वो करवाएगा। अगर कोई कमी है 19-20 है, सारी चीजें, उसका काम ही यही होता है। अब पब्लिक क्या, पब्लिक खुद जाती नहीं है, पब्लिक खुद को पता नहीं है, जैसे सचिव साहब भी मजे मारते हैं। नहीं, अगर पब्लिक जागरूक हो जाए, मैं कह रहा हूँ 80% सचिव नौकरी छोड़ देंगे, क्योंकि हर आदमी जाए साहब बताना, देखें क्या है, उसकी जिम्मेदारी है, बताना पड़ेगा उसको। नोट लगा के लिखना। यह है, यह विशेष है, इसलिए यह है पंचायत की अचल संपत्ति, अचल संपत्तियों की सुरक्षा करता है। एक तो होती है चल, एक होती है अचल। चल संपत्ति कौन है? जिसको आप साथ लेके घूम सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, चल संपत्तियां हैं। अचल संपत्तियां कौन सी हैं? जिनको आप लेके नहीं जा सकते। आलीशान आपने बंगला बना रखा है, अब आपको जाना है महीने पर कहीं और, तो बंगले को साथ ले जाओगे क्या? नहीं, लेकिन गाड़ी को ले जाओगे, सोना ले जाओगे, पैसे ले जाओगे, तो वो क्या है? चल संपत्तियां। तो जितनी भी अचल संपत्तियां होती हैं पंचायत की, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? आपके ग्राम सचिव की होती है। इससे अगला, पंचायतों की जो भी वसूली है, पंचायतों की जो वसूली है, पंचायतों के शुल्क व फीस की वसूली करता है, जो भी उसके दायरे में है। आप पढ़ेंगे 11वीं अनुसूची में कि पंचायतों के पास में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। लास्ट इसमें है कि पंचायतों में जो भी निर्माण कार्य चलता है उसका यह संरक्षण करता है। पंचायतों के निर्माण कार्य का संरक्षण करता होता है। देखा होगा आपने, गांव में अगर जैसे मान लो कोई सड़क का काम चल रहा है, नाली वाली का काम चल रहा है, टंकी वंकी, या कोई भवन उसका निर्माण कार्य का चल रहा है, तो ये संरक्षण करता है। क्यों? क्योंकि गांव में एक मेंटेलिटी होती है, गांव चाहे कितना ही डेवलप हो, उसमें एक ये रहेगा कि यार सरकार के पैसे लग रहे हैं, हमारा क्या लग रहा है। तो भाभी जी जोड़ में जाती हुई 4 ईंट चक लग जाएगी, रात को कोई तगारी भर के बजरी चक ले जाएगा, सीमेंट का कट्टा पड़ा है तो सीमेंट का कट्टा चक देंगे, वहां पे होगा। या फिर अगर कोई निर्माण कार्य चल रहा है, मना किया हुआ है कि भाई इसके अंदर आप अभी इसका उपयोग मत करो, तो भी वो जानबूझ के करेंगे, सरकार का पैसा है, हमारा क्या दिक्कत है। फिर अगर कोई कार्य चल रहा है तो उसमें बाधा भी उत्पन्न करेंगे। अब जैसे आपने देखा होगा कि सड़कें वड़कें बनती है कई बार, तो कईयों के जो बाड़े वगैरह खेत वगैरह होते हैं तो उनके डोले का कटाव आता है, नहीं देते, वो कटाव नहीं देंगे। अब उस कटाव के चक्कर में पूरा प्रोजेक्ट रुक जाता है। और उसमें थोड़ा सा कटाव अगर मान लो फुट 1.5 फुट अगर दे भी दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कटाव नहीं देंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे। तो यहाँ पे सेक्रेटरी का काम क्या होता है कि सेक्रेटरी का काम होता है उनका समझाइश करना। अगर कोई सड़क प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई पानी की टंकी से संबंधित कोई व्यवस्था है,
किया जाना चाहिए। तो पंचायत कई बार भुगतान भी करती है, जैसे किसी का नुकसान हो जाता है तो भुगतान करती है, तो भुगतान कौन तय करेगा? बैठक से ही होता है, उसमें ग्राम सचिव की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये आपका ग्राम सचिव। अब इसे ग्राम सचिव जो है, ग्राम सेवक जो है, ये जो व्यक्तित्व है, इस पद को धारण करते हैं, इनको प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यालय कहाँ है या कौन से ऐसे प्रशिक्षण केंद्र हैं जो राजस्थान में स्थित हैं? तो ये जो इनके प्रशिक्षण केंद्र हैं उनमें एक तो है अजमेर, एक है मंडोर। मंडोर कहाँ पड़ता है? जोधपुर। रावण का ससुराल बोलते हैं मंदोदरी, देवताओं की साड़ यही है। और डूंगरपुर, ये क्या है? ये है ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र। ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र। जो ग्राम सेवक होते हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए हमारे पास में ये केंद्र है। नरेगा वाला अलग है भाई, नरेगा में मैट है। अजमेर, मंडोर, जोधपुर और डूंगरपुर। वो राजस्व की सार्व उद्देश्य वाली इकाई है, जहां पे तहसीलदार को भी ट्रेनिंग दी जाती है, नायब तहसीलदार को भी दी जाती है, गिरदावर को भी दी जाती है। वो विशेष प्रशिक्षण स्थल है टोंक वाला। नहीं है। आठ हार्मोनल हार्मोनल डिजीज होती है ना, तब या तो किसी की हाइट बहुत एक्सट्रीम जाएगी या हाइट बहुत कम रहेगी। अब तक दुनिया में जो सबसे लंबे लोग हैं उनमें हार्मोनल डिजीज है, ठीक है। पहले के लोगों में एवरेज हाइट हम मानते हैं, लेकिन जो वर्णन किया जाना कि बैठ के 6 फुट के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना, ठीक है, 5.5 मान लो, चलो बैठ के अगर जल चढ़ा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप अगर खड़े होगे तो 11-12 फुट जाओगे। मतलब वो कंडीशन है कि खड़े उठ के तुम टेंट के अंदर खाज कर सकते हो। अलग अलग है, ठीक है। हाँ, इतनी तो होगी। तो खैर जो भी है, मैं तो किसी के लिए कुछ कह नहीं रहा, सब सही है। लेकिन हाँ, ये मानने वाली चीजें होती नहीं है कि कुछ चीजों में, हाँ कुछ चीजें सही हैं तो कुछ चीजों में अतिशोक्तियां हैं, बातों को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। ये इतिहासकार खुद भी मानते हैं इन चीजों को। तो यहाँ जो, हाँ तो रोचक बनाने में तो अपने वाले आज कौन से पीछे हैं, आज भी एक्सपर्ट हैं। अभी रिद्धि सिद्धि भी कोई बात होगी, महारानी फार्म तक जाता है तो पूरी फिल्म बना लेता है उसके ऊपर। हाँ, तो ये तो हो गया आपका यहाँ पे ग्राम सेवक से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र। ऐसे ही आपके पटवारी से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र, ये लिखवाई नहीं थे शायद, है ना, पटवारी प्रशिक्षण केंद्र। अब देखो पटवारी जो वर्ग है ना, या जो पद है, इसकी पूरी जो भी इसकी परीक्षा है, इसका जो सिलेबस है, इसके जो मापदंड हैं, इसके जो मानक हैं, इसके जो डॉक्यूमेंटेशन है, उनका पूरा जो कार्य है वो राजस्थान राजस्व मंडल के द्वारा जो है वो संपन्न किया जाता है। तो पटवारी प्रशिक्षण केंद्र में एक चीज ध्यान रखना कि इस पद संबंधी संबंधी सभी मापदंड व मानकों
का सर्वेक्षण व कार्यपूर्ति राजस्थान राजस्व मंडल द्वारा संपन्न किया जाता है। राजस्थान राजस्व मंडल के द्वारा संपन्न किया जाता है। हाँ, 1959 मैं करवाऊंगा रेवेन्यू बोर्ड आपको अलग से, 1959 अलग से करवाऊंगा रेवेन्यू बोर्ड। रुक जाओ, वो प्रशिक्षण देता है, वो प्रशिक्षण दे रहा है, स्थानांतरण कर रहा है, वो अलग चीज है, ये अलग है। इसके तो भर्ती प्रतियोगिता से लेकर अंतिम समय तक पूरा जो सारा काम यही कर रहे हैं सब। अब पटवारी के जो प्रशिक्षण केंद्र हैं उसमें भरतपुर, भीलवाड़ा, टोंक और श्री गंगानगर। भरतपुर, भीलवाड़ा, टोंक और श्री गंगानगर। अब अगर कोई पटवारी है तो पटवारी का जो क्षेत्र है उस पटवारी क्षेत्र का उल्लेख कैसे किया जाता है? तो पटवार क्षेत्र से तात्पर्य है, पटवार क्षेत्र से तात्पर्य 7,500 एकड़ भूमि व 3,000 खसरा क्षेत्र क्या कहलाता है? एक पटवार क्षेत्र कहलाता है। 7,500 एकड़ भूमि हो या 3,000 खसरा क्षेत्र हो तो उसे एक पटवार क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें एक पटवारी जो है वो अपना कार्य करता है या उसके नियंत्रण में होता है। ये तो क्या है? प्रशिक्षण केंद्र हैं। जो नव चयनित पटवारी होते हैं उनको क्या दिया जाता है? यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। भरतपुर है, भीलवाड़ा है, टोंक है और गंगानगर है। पटवारी बनने के बाद में समय समय पे आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। जो नई नई आपके तकनीक होती हैं पटवारी से संबंधित या पटवार गतिविधि से संबंधित, उसके लिए आपके पास में 6 प्रशिक्षण स्कूल हैं, 6 ट्रेनिंग स्कूल हैं। तो राजस्थान में 6 पटवारी ट्रेनिंग स्कूल हैं। टोंक, कोटा, जोधपुर, देवारी, देवारी का है? उदयपुर, देवारी, उदयपुर, गजसिंहपुरा, श्रीगंगानगर, गजसिंहपुरा, श्रीगंगानगर और देवखेड़ा, अलवर, देवखेड़ा, अलवर। देवखेड़ा, अलवर, यह है 6 पटवारी ट्रेनिंग स्कूल। अंतर यह है कि प्रशिक्षण केंद्र तो होता है जब आप चयनित होते हो, उस समय जो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है वो तो हो गया प्रशिक्षण केंद्र। जब आप पद ग्रहण कर लेते हो उसके बाद में जब आपको किसी विशेष प्रकार की तकनीक के लिए प्रशिक्षित किया जाता है वो हो जाती है ट्रेनिंग स्कूल। जैसे आपने पटवारी का एग्जाम दिया, आप चयनित हो गए, अब आपको भेजा जाएगा प्रशिक्षण के लिए कि भाई आपको कैसे काम करना है, तो वो काम सिखाएंगे आपको। अब आपने ज्वाइनिंग ले ली, फील्ड आ गया। अब मान लो कि पटवारी में जो उसकी कार्य प्रणाली है उसके अंदर पहले आपके पास में
एक नक्शा जो है वो एक कागजों के रूप में हुआ करता था, अब उसको कर दिया ऑनलाइन। अब ऑनलाइन है तो आपको ऑनलाइन नक्शा जो है कैसे तैयार करना है उसके लिए ट्रेनिंग देना, जब किसी पर्टिकुलर विशेष कार्य के लिए किया जा रहा है। मान लो जरीब का काम खत्म हो गया, फीता आ गया, अब फीते से आपको भूमि नापनी है, तो फीते से भूमि कैसे नापोगे आप जरीब से कैसे नापते थे, ठीक है। अगर तकनीक चेंज हो गई तो वो आपको फिर उसके बाद में जो ट्रेनिंग दी जाती है वो अलग है। जैसे टीचर वीचर होते हैं ना, उनको जैसे मान लो ज्वाइनिंग दे दी, प्रशिक्षण तो हो ही गया, ज्वाइनिंग दे दी। अब मान लो कि एजुकेशन के अंदर सिस्टम चेंज हो गया कि आज तक तो आप पढ़ा रहे थे कि आप एक किताब ले ली पढ़ा रहे हो, अब आपको बताने लगे साहब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है, तो अब आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि प्रैक्टिकल कैसे करके दिखाएं, प्रैक्टिकल का आधार क्या होगा। ये लास्ट है इसमें, राजस्थान बहुउद्देशीय उद्देशीय राजस्व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? टोंक में। टोंक में है। एक से अधिक उद्देश्य जहां होते हैं। उतार लिया। महाधिवक्ता हो गया आपके, देखो देखो, महाधिवक्ता नहीं हुआ। महाधिवक्ता नहीं हुआ। हम्म, ये आपका जिला प्रशासन होता है यहाँ पे कंप्लीट। कौन? राजस्थान में होता है, तो पूरे राजस्थान में होता है महाधिवक्ता। मैं बताता हूँ, ये उतार लिया ना आपने। सबसे पहले जब अपन राजस्थान पढ़ना शुरू कर रहे थे तब अपन ने पढ़ा था कि भाई कोई भी सरकार होती है, उस सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। एक कार्यपालिका, एक विधायिका, एक न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? विधायिका कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है? कानून लागू करती है। न्यायपालिका क्या करती है? न्याय प्रदान करती है। कार्यपालिका में हमने पढ़ा कि कौन कौन शामिल है, तो आपने देखा होगा कि कार्यपालिका में आपने लिखा होगा कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और जो महाधिवक्ता होता है, ये मिलकर क्या कहलाते हैं? कार्यपालिका कहलाते हैं। ये 4 नाम आए थे पदाधिकारियों के कार्यपालिका में। अब इसमें जो महाधिवक्ता है ये कार्यपालिका का एक अंग है। अब अंग क्यों है? उसका कारण यह है कि भाई कार्यपालिका क्या कर रही है? कानून लागू कर रही है। और महाधिवक्ता कौन है? महाधिवक्ता वो व्यक्तित्व है जो राज्य के अंदर सरकार को कानूनी सलाह देता है। तो अपन इसको एक देखते हैं केंद्र में, मैं वापस आपको करवाता हूं। एक अपन देखते हैं राज्य में। केंद्र की जो कार्यपालिका है उसके अंदर आपके पास में राष्ट्रपति होता है, आपके पास उपराष्ट्रपति होता है, आपके पास में प्रधानमंत्री होता है, आपके पास में मंत्री परिषद होता है, और आपके पास में महान्यायवादी होता है। ये कहां है? केंद्र में, संघ में। राज्य में हमारे पास में, राज्य कार्यपालिका में हमारे पास राज्यपाल होता है, हमारे पास में मुख्यमंत्री होता है, हमारे पास मंत्री परिषद होता है, और हमारे पास होता है महाधिवक्ता। रुको एक बार, कंफ्यूज मत हो, नहीं तो वो याद रखोगे फिर बाद में। रुको आप। राष्ट्रपति क्या है? भारत का संवैधानिक प्रमुख।
राज्यपाल क्या है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख, भारत का पहला नागरिक, राज्य का पहला नागरिक। केंद्र की नाम मात्र की जो कार्यपालिका उसका अध्यक्ष, राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष। उपराष्ट्रपति, ये हमने एक विशेष आपातकालीन प्रावधान कर रखा है, राज्य में इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। क्यों? भारत क्या है? भारत एक संघात्मक राज्य है, इसका किसी के सिमिलर नहीं आता यहां पे। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जो कार्य कर रहा है राज्य में कौन करेगा? मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का या गठबंधन का नेता है। मुख्यमंत्री राज्य में विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता है। मंत्रिपरिषद इसको सहयोग देने के लिए, मंत्रिपरिषद इसको सहयोग देने के लिए। महान्यायवादी, अब सरकार के कानूनी अड़चन आती रहती है, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई पदाधिकारी है कि जिसके कोई कानूनी अड़चन ना आए, आएगी तो कानूनी अड़चन आती है तो इसका काम क्या है? इसका काम है केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देना। भाई सरकार किससे सलाह मांगेगी? उसके पास कोई सलाहकार तो होना चाहिए, तो ये सलाहकार है। भारत का ये सबसे बड़ा विधि अधिकारी है, भारत में इसे केंद्र सरकार का वकील कहते हैं। अब केंद्र सरकार क्या है? केंद्र सरकार एक व्यक्तित्व है, सरकार एक व्यक्तित्व है, उसका चेहरा है सरकार का। आप पहचानते हो सरकार को कि हाँ भाई ये सरकार है। अब मान लो कि सरकार से, उसके कार्य से आप संतुष्ट नहीं हो। अब आप संतुष्ट नहीं हो तो आप कहां जाओगे न्याय प्राप्त करने के लिए? भाई सरकार से ही संतुष्ट नहीं हो, सरकार के पास ही जाओगे तो सरकार तो न्याय देगी नहीं। अब न्याय के लिए क्या बनाया गया है? न्यायपालिका। आप जाओगे न्यायपालिका में, न्यायपालिका आपसे पूछेगी हाँ भैया बताओ किससे न्याय चाहिए? आप कहोगे साहब सरकार से चाहिए। सरकार से चाहिए तो सरकार तो बहुत बड़ी है, जबकि उसका काम क्या है? न्याय देना। वो कहेगा कि सरकार को बुलाओ। अब सरकार बुलाने का मतलब क्या है? सरकार में किसको बुलाए? मुख्यमंत्री कहेगा मैं क्या जानूं, राज्यपाल को पूछो। राज्यपाल कहेगा मैं क्या जानूं, चीफ सेक्रेटरी को पूछो। तो ये सब क्या करेंगे? एक दूसरे को थोपते जाएंगे। अब यहां सरकार कौन है? ये है, क्योंकि अगर सरकार से कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्तित्व संतुष्ट नहीं है, वो सरकार के विरुद्ध है, तो सरकार अगर न्यायालय में उपस्थित होगी तो उसकी ओर से या तो महान्यायवादी आएगा और राज्य में महाधिवक्ता आएगा। क्यों? इसका काम क्या है? इसका काम है सरकार को कानूनी सलाह देना। आपको कोई सलाह दे रहा है कि देख भाई तू ऐसे पढ़, ऐसे मत पढ़, तू ये काम कर, ये मत कर। अब मान लो कि आपके घर पे, आपके घर की जो कोर्ट है उसमें आपको दोषी पाया जाए, अब आप किसको बुलाओगे? आप अपने सलाहकार को तो बुलाओगे कि पिताजी एक मिनट रुको, सजा बाद में देना, पहले सलाहकार से बात करो। तो सलाहकार आएगा, वो बताएगा कि अगर जी ऐसे ऐसे बात है साहब, मैंने ये सलाह दी, ये सोच के दी और इसमें आगे ये प्रॉफिट है। अब अगर लगा आपके पिताजी को कि ये राय सही दी है तो ठीक है, ये गलत दी है तो पिताजी क्या करेंगे? पहले इसका डोरा करेंगे सलाहकार का, फिर तुम्हारा करेंगे। तो तुम्हारी भी समझ में आ जाएगी कि सलाहकार सही नहीं था भाई मेरा। ऐसे सरकार का होता है। अब सरकार के लिए ये कोर्ट में खड़ा हो रहा है, न्यायालय में खड़ा हो रहा है, तो सरकार से अगर संतुष्ट नहीं हो तो न्यायालय में ये जो सरकार का प्रतिनिधि है ये सरकार का पक्ष रखेगा। अब सरकार ने इस पर विश्वास करके भेजा इसको कि भैया जाओ ये पक्ष रखो, ये भाई साहब जाके सरकार की खिंडाने लग जाए वहां पे, तो सरकार क्या कहेगी? ये तो रक्षक ही भक्षक है। लीगल एडवाइजर, आप अपने जीवन में किसको सलाहकार बनाओगे? जिसकी सलाह से आपको लाभ होगा। आपको लगेगा कि भाई इसकी सलाह से मेरा नुकसान हो रहा है, आप उसको सलाहकार रखोगे क्या? नहीं। बस तो जो काम केंद्र में महान्यायवादी करता है, राज्य में कौन करता है? महाधिवक्ता करता है। हाँ, उतार लो उसको पैरेलल ताकि आपको याद रहे। ये दोनों क्या है? ये दोनों कार्यपालिका है। एक केंद्र की कार्यपालिका है और एक राज्य की कार्यपालिका है। कई बार तो इतना सिंपल सा प्रश्न पूछते हैं कि राज्य कार्यपालिका का अंग नहीं है या राज्य कार्यपालिका का अंग है, तो ये अंग है राज्य कार्यपालिका के, ये केंद्र कार्यपालिका के अंग है। तो कई बार बहुत सिंपल से प्रश्न आते हैं।